नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई मैं आज रिवीजन करवाने वाली हूँ 8th 9th और 10th यूनिट का। इससे पहले मैंने जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं हमारी उनका रिवीजन करवा दिया है, तो आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि किसी को ये नोट्स चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। देखते हैं भाई। यूनिट 8 है हमारी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसको आप आईसीटी बोलते हैं। और आईसीटी के बिना तो हर एक क्षेत्र अधूरा है। तो सबसे पहले मैंने इसका परिचय लिख रखा है कि जो सूचना इंफॉर्मेशन लैटिन भाषा के फॉर्मेशन या फॉर्मा से मिलकर बना है, और जिसका अर्थ होता है किसी भी चीज को उसके वास्तविक रूप में जानना। ठीक है, कि जो जैसी है उसको वैसे ही समझना। सूचना को आधुनिक तकनीक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। आजकल आप देखते हैं कि रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, तो इनके द्वारा आप घर बैठे ही सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होती है आईसीटी। आईसीटी ने पूरे विश्व को ग्लोबल विलेज बना दिया है, कि एक गांव की तरह बना दिया है। आईसीटी की जो फुल फॉर्म है ये पहले पूछी जाती थी, परंतु आजकल ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी आप एक बार इसको देख लेना। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो इसका क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों में आईसीटी काम करती है वो तो सभी हैं, जैसे कृषि है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, प्रशासन है, सूचना इत्यादि। इसका उद्देश्य ये, जब पहले जो केवीएस मदान की जो बुक है उसमें लिखा मिला था मुझे, लेकिन अभी तो ये और आगे बढ़ चुका है। कि जब शुरुआत में आईसीटी को अपनाया गया था तो उस समय ये निर्धारित किया गया था कि 2016 तक हम अपना जो भारत देश है उसको इंजन के रूप में विकसित करेंगे। इंजन के मतलब सबसे आगे भारत रहेगा और पीछे सारे जो देश है वो डिब्बों की तरह उसके साथ जुड़ेंगे। अब देखते हैं आईसीटी का महत्व। तो सबसे पहले तो इसका महत्व है ज्ञान में निरंतर विस्तार। शिक्षार्थियों के लिए भी ये बहुत लाभदायक है। तो इसके अंतर्गत संभावित स्तर 4 काम करते हैं। प्रथम में वे करते हैं जो अमीर लोग होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो शिक्षा का खर्च वहन कर सकते हैं। द्वितीय स्तर के मेधावी छात्र होते हैं, परंतु वो लैपटॉप वगैरह खरीदने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो अगर वो और थोड़ी सी मेहनत कर लें तो इस पहले वाले कैटेगरी में वो आ सकते हैं। इसी प्रकार से तृतीय और चतुर्थ है। फिर है क्रोस और एडम के अनुसार आईसीटी के 4 औचित्य कि क्यों प्रासंगिक है। तो सामाजिक स्तर पर अच्छा काम करता है, व्यवसायिक पर उत्प्रेरक भी है, और शिक्षा विज्ञान संबंधी भी है। अब देखते हैं शिक्षा में इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले तो अधिगम या व्यक्तिकरण, कि भाई कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे देर से सीखते हैं। तो जो देर से सीखते हैं वो बच्चे अभी जो मेरी वीडियो है इसको बार बार प्ले करके देख सकते हैं, या थोड़ा स्लो करके इसको समझ सकते हैं। और जिनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है वो एक बार में समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम अपने सीखने की क्षमता के अनुसार वीडियो को कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसकी स्पीड को। फिर है अंतर क्रियाशीलता, दूरी और जलवायु से तटस्थता, अधिक किफायती व व्यापक पहुंच, एक अधिक शिक्षण और विविध शिक्षार्थी, एक समान गुणवत्ता, कि सभी के लिए ये एक समान रूप से उपलब्ध है। इसके बाद आते हैं आईसीटी के प्रकार। सबसे पहला है समय के आधार पर। नया में आ जाएगा हमारा कंप्यूटर, इंटरनेट, उपग्रह। पुराना में हमारे रेडियो, टीवी, टेलीफोन। तो आप ये मत समझना क्या रेडियो टीवी भी आईसीटी के अंतर्गत आते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल आते हैं। फिर आता है मीडिया के आधार पर, संकेतों के आधार पर। एनालॉग और डिजिटल। डिजिटल में आपको पता है वो 0 और 1 का मास कोड चलता है। प्रसारण काल के आधार पर तुल्यकालिक, जिसको आप लाइव बोलते हैं, जैसे क्रिकेट वगैरह होता है वो तुल्यकालिक होता है। जिस समय वह घटित होता है उसी समय आपको दिखाया जाता है। अतुल्यकालिक में जैसे धारावाहिक है पहले रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, मूवीज हैं रिकॉर्ड कर ली जाती है पहले और बाद में आपको दिखाया जाता है। फिर आता है उपयोग के आधार पर आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। आईसीटी शिक्षा, शिक्षा की प्रौद्योगिकी, आईसीटी समर्पित शिक्षा और आईसीटी सक्षम शिक्षा। तो जो ई लाइब्रेरी है या जो ब्लेंडेड अंधे बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। फिर देखो कोई भी चीज है उसके दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं। उच्च लागत की, इसमें पैसे ज्यादा लगते हैं। व्यक्तिगत मतभेदों की ओर कम ध्यान दिया जाता है। अधिगम समस्या बनी रहती है। प्रदर्शन मूल्यांकन में कठिनाई,
अब जैसे आपको क्वेश्चन मेरे से कुछ पूछना है, आप टाइपिंग करने में थोड़ा आलस्य कर जाते हैं, परंतु यदि मैं आपको वैसे मतलब फेस टू फेस अगर मैं आपको पढ़ाती हूँ तो उस टाइम पे आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो यही इसकी कुछ सीमाएं हैं, पढ़ लेना। उसके बाद में जो हमारा अंतरिक्ष विज्ञान है उसमें भी आईसीटी काम करती है। तो जो इसरो है उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं सबसे पहले। तो पहले पूछा जाता, अब नहीं पूछा जाता। इंडियन स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इसरो की फुल फॉर्म हो गई है आपकी। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। इसका गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था, और भारतीय अनुसंधान समिति के पुनर्गठन के दौरान। इसमें दो प्रणाली काम करती हैं, एक तो है इनसैट और एक है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण। 4 चरण वाला होता है। जैसे कोई भी यान अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसमें ये चीजें काम करती हैं। अभी मैं केवल रिवीजन करवा रही हूँ, क्योंकि पढ़ा मैंने बहुत डिटेल से अच्छे से अपने चैनल पर रखा है, तो आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। फिर आती है हमारी प्रसार भारती, जिसके द्वारा हमारे जो कार्यक्रम है वो संचालित किए जाते हैं। इसका गठन 23 नवंबर 1997 में हुआ था। इसमें दूरदर्शन में आकाशवाणी, आकाशवाणी अर्थात रेडियो, इनके कार्यक्रम संचालित होते हैं। इसका दूसरा नाम ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। और दूरदर्शन का जो कार्यक्रम चालू हुआ था वो सितंबर 1959 में हुआ था। एफएम 1993 में, जिसको आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं, जैसे रेडियो मिर्ची है, रेड एफएम वगैरह हैं। कुछ निजी चैनल भी हैं जैसे रेडियो सिटी है और रेडियो मिर्ची है। ये यूएनआई की फुल फॉर्म है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। 1959 में स्थापित की गई, और जो इसने कामकाज करना शुरू किया वो 1965 में किया। उसके बाद है पीसीआई की भी, जो प्रेस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया है, कि प्रेस की स्वतंत्रता को निश्चित करना चौथा स्तंभ माना जाता है। जो मीडिया होता है वो हमारे, जैसे कि ये न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, संसद है, तो इनके अलावा भी जो हमारा एक चौथा स्तंभ है वो है मीडिया, क्योंकि वो सरकार से जनता को कनेक्ट कर पाता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता होनी अत्यंत आवश्यक है। फिर आता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख रखी है। C से कॉमन, O से ऑपरेटिंग, M से मशीन, परपोजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च। विद्युत चालित यंत्र जो डेटा का प्रसंस्करण करता है। अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ गणना। कि सबसे पहले इसको हमने गणना के लिए यूज करना शुरू किया था, इसलिए इसको गणक यंत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें काम करती हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, विद्युत और उपयोगकर्ता। कि सबसे पहले तो हार्डवेयर, जो इसकी काया जिसको हम देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर, जो इसका दिमाग है जिसको हम देख नहीं सकते। विद्युत, आत्मा होती है इसकी, कि इसके बिना यह संचालित नहीं हो सकता। उपयोगकर्ता, जो इसका एक अभिन्न अंग है, उसके बिना तो कंप्यूटर जीरो है। इसके जो जनक हैं वो हैं चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने 1833 में इसका आविष्कार किया, और फिर इसके प्रसंस्करण निकलते रहे। कोई 1865 में आया, 1873 में आया, और अब फिर बाद में जो बहुत छोटे कंप्यूटर भी निकाले गए। फिर लैपटॉप आ गए, उसके बाद में और भी बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर जिनको पॉकेट में रखा जा सकता है, ऐसे कंप्यूटर भी अब आ चुके हैं। अब आते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। तो ये बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर आप यूज करते हैं, फोन चलाते हैं, ये भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। तो ये बाइनरी सिस्टम पर आधारित होता है, जो जीरो और वन को प्रदर्शित करता है। तीव्रता आपको पता है। फिर है कंप्यूटर की पीढ़ियां। सबसे जो प्रथम पीढ़ी थी वो है 1945 से 56, द्वितीय पीढ़ी 1956 से 63, तृतीय पीढ़ी 64 से 71, और चतुर्थ पीढ़ी 1971 से वर्तमान। वर्ष 1981 में आईबीएम ने पर्सनल कंप्यूटर घर का कार्य काम करने के लिए, और वर्तमान के उपरांत पंचम पीढ़ी का जो चलेगा कंप्यूटर की पीढ़ी, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त, अर्थात जो एआई का प्रयोग करते हैं वह पूरे विश्व में अब छाने वाली है। कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली होती है, इसमें इनपुट डिवाइस होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जो जिसको आप सीपीयू बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, मदरबोर्ड, आउटपुट
और ये BOS। कंप्यूटर स्मृति, इसकी दो स्मृति होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके बाद रोम और रैम भी होती हैं, ये भी स्मृति होती हैं। तो रोम पूछा जाता है कि रीड ओनली मेमोरी की अस्थायी स्मृति होती है, सूचना स्वयं नष्ट नहीं होती है। हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड, CD, DVD इसके उदाहरण है। रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मुख्य है परंतु अस्थायी है। कंप्यूटर लैंग्वेज, जिसको हम ASCII से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो कोड है वो है 256। अब जो ASCII है, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज। इसमें प्रत्येक अंक अक्षरों व संकेतों जैसे कि 8 बिट से दर्शाया जाता है। इन 8 स्थानों पर केवल 0 और 1 लिखा जाता है। कि जैसे मान लीजिए हमें 103 लिखना है, तो 100 की जगह हम 100 और 3 की जगह 133, सॉरी 111, 111। इस प्रकार से ये बाइनरी सिस्टम होता है। फिर ये आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी जाता है, इसको आप रट के जानना, कि जो एक बाइट होता है वो 8 बिट से मिलकर बनता है। 1 किलोबाइट जो होता है वह 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट, जिसको MB बोलते हैं, 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। और ASCII में 256 कोड होते हैं। ASCII अर्थात ASCII, ये वाला, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। इसकी कुछ निम्न स्तरीय भाषा है, जिसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। मशीन भाषा और असेंबली भाषा। मशीन भाषा में बाइनरी कोड के माध्यम से सब कुछ लिखा पढ़ा जाता है, और असेंबली में अनुवाद करके किसी दूसरी भाषा का। उच्च स्तरीय भाषा होती है, इसमें तृतीय पीढ़ी भाषा पास्कल, C++, और चतुर्थ पीढ़ी भाषा होती है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एंड जावा स्टूडियो। कंप्यूटर के प्रकार देख लेते हैं। अनुरूप कंप्यूटर अंकीय संकर कार्य प्रणाली के आधार पर होते हैं। ये तीनों तो सामान्य विशेष उद्देश्य के कंप्यूटर उद्देश्य के आधार पर होते हैं, और जो हमारे आकार के आधार पर होते हैं वो होते हैं माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, सुपर या महासंगणक और वर्क स्टेशन। कंप्यूटर नेटवर्क जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और उनकी फुल फॉर्म क्या है, मैंने एक साथ लिख रखी है, तो देख लेते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क LAN, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क MAN, वाइड एरिया नेटवर्क WAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क PAN, कैंपस एरिया नेटवर्क CAN, और वाईमैक्स, वाई टेक्नोलॉजी, WLL और VPN इत्यादि। जो इंटरनेट का आविष्कार 1969 में अमेरिका में हुआ था, और ईमेल की जो शुरुआत हुई थी 1972 से हुई थी। ठीक है, तो इसी के साथ ही मैंने भाई जो हमारी 8वीं यूनिट है वो कंप्लीट करवा दी है आपको, उसका रिवीजन कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा बचा है, ये भी करवा देती हूँ। जैसे HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IMAP की आप देख सकते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। SSL सिक्योर सॉकेट्स लेयर। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ISP इंटीमेट सर्विस प्रोवाइडर। और वर्ल्ड वाइड वेब के अंतर्गत हम पढ़ते हैं HTML को, जो WW पढ़ते हैं हम, WWW, उसमें हमारे वेबसाइट, होम पेज, वेब ब्राउजर ये काम करते हैं। पोर्टल ये है हमारे ईमेल, हैकिंग, सर्च इंजन। ठीक है, शिक्षण अधिगम की महत्वपूर्ण साइट्स हैं फेसबुक, ट्विटर, माइक्रो ब्लॉगिंग, और कुछ यूट्यूब, पॉडकास्ट, फ्लिकर, विकिपीडिया, ब्लॉग। ICT महत्वपूर्ण शब्दावली के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो इसके अंतर्गत काम करते हैं। एड्रेस बुक, एडवेयर, एजेक्स 2.0 एप्लीकेशन भी इसको कहा जाता है। अपेची, बाउंड, ग्रोफर, गोफर, स्पैम और स्माइली। ठीक है, तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली थी। इनके इसके साथ ही हमारी जो ये 8वीं यूनिट है ICT की, ये कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आपको यहाँ से बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी मिली होगी, और यहाँ से यदि आपका थोड़ा बहुत भी फायदा हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें आपके नोट्स चाहिए, तो ये नोट्स चाह ये आपको साथ साथ में रिवीजन भी तो करवा दिया है, आपको और कहीं भटकने की आवश्यकता है ही नहीं।
ये सारे नोट्स मैंने अपने प्रोवाइड करवा दिए आपको 8th यूनिट के। यदि और कोई यूनिट के चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।